हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ इन्फ्लेशन वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर उसको देखिए। सो इन्फ्लेशन जैसे हमने पहले देखा था, सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे जो हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं उनके प्राइसेस जो हैं ऊपर और नीचे होते हैं। एंड सप्लाई एंड डिमांड का सबसे सिंपल एग्जांपल आपने ओनियन में देखा होगा। ये हमारी सबकी लाइफ में होता है। जैसे कि जब हमारा प्रोडक्शन होता है, खेती का समय आता है, जब जैसे प्याज का समय आता है, तब प्राइसेस अक्सर गिर जाता है। चाहे आलू हो या प्याज हो, इनके प्राइसेस गिर जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उसी साल प्रोडक्शन हुआ होता है, उसी टाइम पे प्रोडक्शन हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे इनका समय चले जाने लगता है और धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होने लगती हैं, तब जो है प्याज के प्राइसेस या आलू के प्राइसेस अक्सर बढ़ जाते हैं। तो ये सप्लाई एंड डिमांड की सिंपल फिलॉसफी है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर या नीचे होते हैं और नेट नेट ये ऊपर ही जाते रहते हैं। सो इन्फ्लेशन के डेटा पे हर इकोनॉमी कंसिस्टेंटली नजर रखती है, क्योंकि इकोनॉमी पे इसका क्लियर कट इंपैक्ट आता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोविड आया, ठीक है, 2020 में ऑलमोस्ट सारी चीजें बंद हो गई, ऑलमोस्ट सारी चीजें बंद हो गई और लोगों के मन में एक डर आ गया कि यार, डर ये कि मेरे पास जो पैसा है उसको मैं खर्च ना करूं, हो सकता है सिचुएशन और वर्स हो जाए और खराब हो जाए। तो ऐसे टाइम पे लोगों के मन में जब डर आता है तो वो अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो इकोनॉमी रन कैसे करेगी? अब अगर दुकानदार से कोई सामान नहीं लेगा तो वो दुकानदार बड़ी कंपनियों से भी सामान नहीं लेगा। अब बड़ी कंपनियों का अगर सामान नहीं बिकेगा तो वहां पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको सैलरी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो कंपनी बोलेगी भाई मेरा सामान ही नहीं बिक रहा है, कहां से हम तुम्हें सैलरी दें? और इस तरीके से अगर आपके पास सैलरी नहीं आएगी तो आप खर्च कैसे करोगे, अपना जीवन कैसे चलाओगे? और फिर इस तरीके से पूरी इकोनॉमी में एकदम स्लो डाउन आ जाता है। इकोनॉमी एकदम स्लो हो जाती है, चलती ही नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसा खर्च हो रहा है उसी के बेस पे इकोनॉमी चल रही है। तो ऐसे टाइम पे फिर गवर्नमेंट क्या करती है? उसका काम ये होता है कि यार लोगों को इंकरेज करो कि वो पैसे खर्च करें। तो क्या गवर्नमेंट क्या करेगी? वो बहुत सारे पैसे छाप देते हैं, ठीक है, छापते हैं उस पैसे को और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? वाया लोन्स। अगर आप देखोगे कोविड के बाद होम लोन सबसे सस्ता, पर्सनल लोन सबसे सस्ता, ऑलमोस्ट जितने भी लोन थे, चाहे कंपनियों को हो चाहे जिसको भी, सबको सबसे सस्ते में लोन मिल रहे थे। और इसी टाइम पे गवर्नमेंट क्या करता है? जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, चाहे एफडी हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे डेट्स हो, सबके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो घटा दिए जाते हैं। आपने खुद भी नोट किया होगा कि बहुत सारे बैंक्स ने, ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स ने अपने जो फिक्स्ड डिपॉजिट के रेट थे वो घटा दिए थे, लगभग 4-4.5% तक लेकर के आए थे। तो इससे क्या होगा? इससे लोग बैंकों में अपना पैसा रखने से थोड़ा सा कतराएंगे कि यार 4.5% ही मिल रहा है, इससे अच्छा मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता हूं, या इस पैसे का कुछ बिजनेस शुरू करता हूं, या कुछ और करता हूं ताकि ये पैसा ग्रो करे। और इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, पैसे को फिर से मार्केट में लेकर के आया जाता है। और यहां पे गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है और वो सेम चीज आरबीआई ने किया है। लेकिन इससे क्या होगा? अब चूंकि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा आ गई है तो पैसे की कीमत जो है वो घट जाती है, पैसे की वैल्यू जो है वो घट जाती है। सिंपल सी बात है यार, अगर आपके पास कोई एक नायाब चीज हो जो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में आपके पास है, जैसे हम बात करते हैं ना, कोई स्पेसिफिक पेंटिंग या कोई स्पेसिफिक बुक जो सिर्फ आपके पास है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही सबके पास हो जाए, सबके पास हो जाए, तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। सिमिलरली पैसे के केस में भी होता है। जब हम बहुत ज्यादा पैसा छाप देते हैं, लोगों में बांट देते हैं, तो पैसे की वैल्यू घट जाती है, पैसे की पावर घट जाती है। अब चूंकि पैसे की वैल्यू घटने लगी है तो जिस सामान के लिए दुकानदार आपसे 1 रुपया ले रहा था, अब वो 2 रुपया मांगेगा कि भाई पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो आप एक काम करिए, 1 के बदले मुझे 2 दीजिए, तब मैं आपको ये सामान दूंगा, क्योंकि ये सामान जो है थोड़ा और वैल्यूएबल है। और इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। वेनेजुएला जो एक कंट्री है, वहां पे गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई और वहां का इन्फ्लेशन 8 लाख % से ज्यादा है। नंबर बहुत हैरान कर देने वाले हैं और इस तरीके से इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। और हाँ, ऐसे टाइम पे जब एकदम इंटरेस्ट रेट लोअर चल रहे हैं, तब ऐसे टाइम पे लंबे समय के लिए फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। आप शॉर्ट टाइम के लिए उसमें पैसा रखिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, बट 5 साल के लिए मत उसमें डिपॉजिट करिए, 5 साल के लिए मत उसमें इन्वेस्ट करिए। क्यों? क्योंकि अभी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। तो आप बेटर है थोड़ा थोड़ा करके 1-1 साल करके उसको रिन्यू करते रहिए, क्योंकि पक्का ऐसा टाइम आएगा जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी जो लिक्विडिटी है उसको जरूर कंट्रोल करेगी।
और अभी हाल ही में आपने बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे, फेड की ये मीटिंग, वो मीटिंग, हमारे आरबीआई गवर्नर की मीटिंग कि हम जो है इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, वो सब लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए है। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी इसके रिलेटेड। अब ये होता कैसे है? सिंपल, जैसे इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया था लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, अब सिंपली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, प्लस जो लोन मिल रहे हैं वो थोड़े से महंगे कर दिए जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट पे थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे दिए जाएंगे। अब आपको फिक्स डिपॉजिट पे कहां पे 4.5% मिल रहा था, अब अगर आपको 5-6 या थोड़े और भी ज्यादा मिलने लगते तो आप सोचोगे चलो यार बैंक में ही पैसा रख देते हैं, अननेसेसरी खर्च नहीं करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू रिड्यूस लिक्विडिटी, एंड उसकी वजह से पैसे की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर लिया जाता है। बट इन्फ्लेशन जीरो भी नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़े तो कुछ भी इशू नहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन सडनली बढ़ता है तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है, क्योंकि कंपनीज जो है, जो बिजनेसेस हैं, वो प्लान नहीं कर पाएंगे। यार अगर आप मुझे पेंट बनाना है, जैसे मैं एशियन पेंट हूं, मैं एक बड़ी कंपनी हूं एशियन पेंट, और मुझे पेंट बनाना है। अब अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कभी $80 में, कभी $100 में, कभी $50 में, तो एज अ पेंट कंपनी मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे प्लान करूंगा? मैं प्लान ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गया तो मेरे पेंट में जो कॉस्ट था, रॉ मटेरियल था, वो थोड़ा सस्ता मुझे पड़ गया, लेकिन अगर 100 गया तो मुझे महंगा पड़ गया, तो मैं अपना प्लान कर ही नहीं पाऊंगा बिजनेस का। तो जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए स्टेबल इन्फ्लेशन सबसे पावरफुल चीज होती है। अगर इन्फ्लेशन बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो बिजनेसेस भी फ्लक्चुएट होते हैं, और ये इकोनॉमी के लिए सही बात नहीं होती। प्लस आप अपनी भी लाइफस्टाइल प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाओगे। सो आई होप अब आप ये जरूर समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन जब भी अचानक से बढ़े तो ऐसे टाइम पे, चूंकि इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाते हैं, तो आपको लंबे समय के लिए फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना होता, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करिए। जब आपको इंटरेस्ट नॉर्मलाइज हो जाए तब आप वहां पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए। और दूसरा पॉइंट आपने ये जरूर समझा कि इन्फ्लेशन बार बार ऊपर नीचे होने से, प्राइसेस बार बार ऊपर नीचे होने से बिजनेसेस को क्लियर कट नुकसान होता है, और अपने वो बिजनेसेस को सही तरीके से प्लान भी नहीं कर पाते। अब इस चीज को समझने के लिए चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि इस मंथ का, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया है डिफरेंट कंपनियों का, उनमें किस तरीके से ये नंबर सीधा सीधा जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि ये कंपनी है एशियन पेंट, ठीक है। अब ये कंपनी बनाती है पेंट, लेकिन पेंट का जो मेन रॉ मटेरियल है वो क्या है? क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल, ये ऑयल से पेंट बनता है, लेकिन अगर इसी के प्राइसेस बढ़ जाए, ऑयल के प्राइसेस ही बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है यार पेंट के प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने। अगर नहीं बढ़ाएगी ये कंपनी तो इसका जो प्रॉफिट है वो घट जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट घट जाएगा तो आप बोलोगे प्रॉफिट घट गया तो इसमें कौन सी बुरी बात है, मतलब घट गया तो घट गया। अरे भाई अगर प्रॉफिट घट गया तो जो आपको सैलरी मिल रही है, ये कंपनी में अगर कम से कम 50,000 लोग काम करते रहेंगे, उनको जो सैलरी मिल रही है उस पर दबाव बनेगा। और अगर आपको सैलरी कम मिलेगी तो फिर तो हम नेगेटिव साइड में जा रहे हैं ना। आप तो हमेशा चाहोगे कि आपकी सैलरी बढ़े, तो कंपनी क्या करेगी? फिर प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ा देगी। वो बोलेगी कि ठीक है यार मुझे महंगे में ऑयल मिल रहा है तो मैं प्राइजेस बढ़ा देती हूँ, वरना मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे नुकसान आएगा और कंपनी भी बंद हो सकती है। तो बट ये चीज़ क्या नंबर्स में दिखती है? आंसर है यस। जरा एक बार आप नंबर्स को देखो। सो अगर आप यहाँ पे डेटा पे नजर रखोगे, ये क्वार्टरली सेल का डेटा है एशियन पेंट का। देखो सेल्स जो है कंपनी की कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये हर क्वार्टर का, हर 3-3 महीने पे, 4-4 महीने का ये डेटा है, 4-4 महीने का डेटा है ये, ठीक है। सो ये कंसिस्टेंटली बढ़ तो रहा है, लेकिन जरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको एवरेज मार्जिन कितना था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके लगभग 20% के ऊपर ऑलवेज आ रहा था, लेकिन आप जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये नंबर 20 के ऊपर जा भी नहीं रहा है। तो ये लास्ट 3-4 जो अपना क्वार्टर है वहाँ पे इन्फ्लेशन जो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा इस कंपनी के ऊपर असर आ रहा है। अब यहाँ से ये 13 का 18 क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एशियन पेंट ने अपने पेंट के प्राइजेस बढ़ाए, तब जाकर के ये मार्जिन की रिकवरी हुई। बट क्या ये सिर्फ एशियन पेंट के साथ हो रहा है? आंसर है नहीं। मैं इस तरह की और भी कंपनियाँ आपको दिखाता हूँ। अब ये हम ITC का डेटा देखने वाले हैं। ज़रा ITC के डेटा पे नज़र डालते हैं। तो अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ, ठीक है, हाँ, तो अब ज़रा ध्यान से देखो कि ITC का सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट बढ़ रहा है, लेकिन ज़रा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो। पहले 2019 के आसपास इसका जो प्रॉफिट मार्जिन था, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो लगभग
35% के करीब यहाँ पे एवरेज दिख रहा है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार 35 के नीचे ही है मैक्सिमम टाइम। इवन जो दिसंबर में आया वो 33 हो गया। अब यहाँ पे लग रहा होगा हमें कि यार 3-4% से क्या फ़र्क पड़ता है, बट जब भी नंबर बहुत बड़ा हो तो 3-4% का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है भाई साहब। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कंपनियों पे मार्जिन का प्रेशर। अब ये मार्जिन फिर इस मार्जिन को प्रॉपरली कैसे करते हैं, प्राइजेस इंक्रीज करके, प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज करते हैं। तो अगर आपको जो प्रोडक्ट 10 रुपए में मिल रहा था, अब उसी प्रोडक्ट का भाव बढ़ के 12 रुपए हो जाएगा। लेकिन आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि लोकेश, कई बार तो ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ते भी नहीं। अगर हमारे पास जो पार्ले बिस्किट हम लेते हैं वो आज से 10 साल पहले भी 5 रुपए में मिल रहा था, आज भी 5 रुपए में मिल रहा है, ऐसा क्यों? यहाँ पे तो प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं। अगर दूध के भाव इतने बढ़ चुके हैं, अगर गेहूं और चावल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो बिस्किट के प्राइस भी तो बढ़ने चाहिए। तो मेरा आंसर है कि भाई साहब प्राइजेस आपको दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप बिस्किट का साइज देखोगे, पार्ले जी जितने बिस्किट दिया करता था वो घट गए हैं। एक तो बिस्किट के साइज भी घट जाते हैं और नंबर ऑफ बिस्किट्स भी घट जाते हैं। तो वो ये क्या करते हैं कि प्राइस बढ़ाने की बजाय क्वांटिटी कम कर देते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन। अगर आप देखोगे कोका कोला की बोतल देखोगे, थम्स अप की बोतल देखोगे, वो घटाते जाते हैं, प्राइजेस को वही रखते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है उसे कम करते जाते हैं, बोतल का जो साइज़ है उसे कम कर देते हैं, और इस तरीके से वो प्राइजेस को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है प्राइजेस एडजस्ट करने की, ये सिर्फ ब्रांडेड कंपनियों के पास होती है, जिनके पास बहुत सालों से उनका ब्रांड वैल्यू है, उनके पास होती है। लेकिन वहीं जो छोटे प्लेयर्स हैं, ठीक है, अगर आप कहीं से ऐसे सामान ले रहे हो जो ब्रांडेड नहीं है, आप सिर्फ इसलिए वजह से ले रहे थे क्योंकि वो सस्ता था, लेकिन कुछ समय बाद वो बंदा सस्ते में दे ही नहीं पाएगा आपको, क्योंकि प्रोडक्ट के जो नॉर्मल रॉ मटेरियल है उसका प्राइस बढ़ चुका है, तो वो सस्ते में आपको कैसे देगा? तो वो प्राइस बढ़ाएगा। जब वो प्राइस बढ़ाएगा तो आप सोचोगे जब ज़्यादा ही पैसा देना है तो इससे अच्छा मैं ब्रांडेड ना ले लूँ। और इस तरीके से ये कंपनियां जो है जिनके पास प्राइसिंग पावर होता है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता वहां पे इन्वेस्ट करने में आपको खतरा होता है। आई होप इन नंबर से आपको क्लियरली समझ गया होगा कि किस तरीके से इन्फ्लेशन बिजनेसेस को कंसिस्टेंटली परेशान करता है। तो इन्फ्लेशन बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन ये इसमें सडन चेंजेस नहीं आने चाहिए। एक स्लो एंड धीरे धीरे ग्रो करेगा तो कुछ इशू नहीं है। अब एक आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लोकेश, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या पूरा का पूरा नुकसान ही होता है? आंसर है नहीं। देखो, जब भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है और लिक्विडिटी की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सब कुछ कम कर दिए हैं। जो अगर आप देख रहे हो अभी भी अगर आपने देखा होगा, एफडी के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो होम लोन इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो सारे के सारे घटा दिए गए ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। क्यों लिक्विडिटी आए? क्योंकि कोविड की वजह से सारी चीज़ें ठप हो गई थी, और कोविड की वजह से चीज़ें अगर ठप हो गई थी तो उसको चालू करने के लिए सबसे पहले लोगों के हाथ में पैसे दिए गए कि भाई आप पैसा लो, सस्ते में लो, कम इंटरेस्ट पे लो, आप घर खरीदो, आप ये करो, आप वो करो, आप लोन लो, सारी चीज़ें पहले चालू की गई। अब जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं तो अब इस लिक्विडिटी को कम करना है। कम करने के लिए क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ा दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा तो मार्केट से लिक्विडिटी नीचे जाएगी, और अगर लिक्विडिटी नीचे जाती है तो इक्विटी मार्केट जो है, जहां पे लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है, वहां से थोड़ा बहुत विड्रॉल होगा, तो इक्विटी थोड़ा नीचे जा सकती है। लेकिन अभी चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ और पैसा उसके कंपैरिजन में काफी सस्ते में मिलता है, तो कंपनियां क्या करती हैं? कैपेक्स करती हैं। कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उनके जो बिजनेस प्लांट्स हैं, जैसे मशीनरी लगानी हुई, ऑफिस बढ़ाना हुआ या बाकी चीज़ें खरीदनी हुई, तो वो सोचते हैं यार इस समय सस्ते में पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट भी कम है, तो इस समय चलो इसको बढ़ा लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती हैं कंपनियां, बट इसके लिए वो इन्फ्लेशन के उस पर और इंटरेस्ट रेट पे क्लियरली नज़र रखती हैं। अगर आपने खुद भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने इस समय घर खरीदा होगा, बहुत सारे लोगों ने। वो क्यों खरीदा? क्योंकि 6% पे आपको होम लोन मिल रहा है। इतना सस्ता कभी नहीं था, कभी नहीं था। तो आप ले लेते हो कि यार चलो सस्ते में मिल रहा है, अभी ले लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये है इन्फ्लेशन का 1 या 2 फायदा, जिसकी वजह से आपको चीप पैसा अवेलेबल हो जाता है। तो चीप पैसा अवेलेबल होने की वजह से आप कैपेक्स कर सकते हो, या फिर आपके जो बड़े खर्चे हैं, जो लोन वगैरह लेना है, तो आप ले भी सकते हो। बट ओवरऑल लेवल पे सबका फायदा इतना नहीं होता। सो गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? देखो, इन्फ्लेशन ना 2-3 चीज़ों की वजह से होता है।
एक है जो सामान हमें चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, इसलिए प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं। दूसरा है कि आपने लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में बांट दिया है, जिसकी वजह से लोगों के पास अगर बहुत काफ़ी पैसा है, मतलब कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली जितना पहले था उसके कंपैरिजन में आज मार्केट के अंदर पैसा, लोगों के अंदर स्पेसिफिकली अगर किसी एक सेगमेंट के पास नहीं है तो ऐसा नहीं है, बट ओवरऑल मार्केट में ज़्यादा पैसा है, तो इसलिए क्या करते हैं फिर ये लोग पैसा घटाने के लिए ट्राई करते हैं। पैसा क्यों घटेगा, कब घटेगा पैसा, आप सोचो, जब आप बैंक में इंटरेस्ट बढ़ा दोगे। आप सीधा सीधा बैंक में इंटरेस्ट बढ़ा दोगे कि भाई साहब बैंक में अब ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, पहले 4% मिल रहा था, अभी 6% मिल रहा है। तो जो लोगों ने पैसा हाथ में इसको बाहर निकाल लिया था और सोच रहे थे अरे यार 4% मिल रहा है, अब उनको लगता है चलो 6 तो मिल रहा है, चलो बैंक में रख देते हैं, तो अब मार्केट से लिक्विडिटी घटने लगती है। इस तरीके से मार्केट से लिक्विडिटी घटने लगती है, तो आप जो पैसा आपके हाथ में था, जो आप खर्च करने वाले थे, वो पैसा बैंक के अंदर पहुंच गया। तो इस तरीके से पूरे मार्केट में जितना लिक्विड अमाउंट घूम रहा था वो घट जाता है और इस तरीके से थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आता है। बट क्या ये एक झटके में करते हैं, आंसर है नहीं, इसको धीरे धीरे किया जाता है। थोड़ा बढ़ाएंगे और देखेंगे लिक्विडिटी का क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का क्या हो रहा है, फिर अगले क्वार्टर में थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि अब क्या हो रहा है, फिर अगले क्वार्टर में थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे अब क्या हो रहा है। फिर जब देखते हैं कि हाँ अब कंट्रोल में आ गया, जितना हमारा पहले का लेवल का इन्फ्लेशन था वो और कैश दोनों मैच हो रहे हैं, तब इसको कंट्रोल कर दिया जाता है और इस लेवल पे फिर छोड़ दिया जाता है कि अब यहाँ पे मेंटेन हो गया, अब लिक्विडिटी और कम करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे टॉप 3 लर्निंग्स क्या क्या रहे, ठीक है, टॉप 3 लर्निंग्स क्या क्या रहे। नंबर 1, यूज कैश ओनली फॉर ट्रांजैक्शन, ठीक है, डोंट यूज इट टू स्टोर करने के लिए आप दूसरा एसेट क्लास चूज करो। आप एक थोड़ा सा अपना इमरजेंसी फंड या बाकी चीज जो आपके काम का पैसा है उसको साइड कर सकते हो, ऊपर से जो बफर पैसा है उसको आप कहीं तो इन्वेस्ट करो फॉर श्योर। नंबर 2, मनी शुड ग्रो मोर देन, मतलब ज्यादा, किससे, इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन से ज्यादा ग्रो करनी चाहिए, वरना आपका पैसा डिग्रेड होता है। एंड नंबर 3, इन्वेस्ट इन कंपनीज जिनके पास प्राइसिंग पावर है, प्राइसिंग पावर है, ठीक है, जिसके पास प्राइसिंग पावर है वही समय पड़ने पे अपना प्राइस बढ़ा पाएगा, बाकी कंपनियां पीछे हट जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया जो लीडर है, जैसे एशियन पेंट हो गया, है ना, ये सारी कंपनी अपना प्राइस समय पड़ने पे बढ़ा लेती हैं कि भाई हम नहीं इसको झेल पा रहे हैं इस इन्फ्लेशन को, तो हमें अपना प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये 3 चीजें थी जो हमने अभी सीखी। आई होप आपको पूरा इन्फ्लेशन अब समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट टाइम आप इन्फ्लेशन के टॉपिक को एकदम इजीली देखोगे, समझोगे और अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल भी करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। सो इस तरह के डिटेल्ड वीडियो अगर आप क्रूड ऑयल पे चाहते हो कि क्रूड ऑयल किस तरीके से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है और उसके फ्लक्चुएट होने से किस तरीके से कंसिस्टेंटली इन्फ्लेशन या प्राइसिंग हिलती है, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पे भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।